प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लमसम इन्वेस्टमेंट कब करें, कहां करें और कैसे करें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट गिरा है, मतलब कुछ स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी गिरावट आया है। तो यहाँ पे लमसम से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपके ज़्यादातर लमसम रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई वैल्यू एडिशन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर इसे हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें ये डिसाइड करने में काफ़ी आसानी होगी कि करेंटली हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, कल के वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हाँ ब्रीफली मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पे 3 मेन रीजन्स चल रहे हैं फिलहाल स्टॉक मार्केट्स में वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखें, नंबर 1 इशू चल रहा है यूएस में। वहाँ पे कुछ डेटा आया है, उससे लग रहा है कि आने वाले ना कुछ महीनों में कहीं यूएस में रिसेशन ना आ जाए, तो उसके कारण डर का माहौल है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन आए तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज़ में प्रॉब्लम आएंगे, इकोनॉमीज़ में प्रॉब्लम आएगा तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर सकते हैं, और उसी डर से स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स में गिरे भी हैं। सेकेंड इशू रहा है जापान का अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे पिछले कुछ सालों का तो ज़्यादातर जीरो के आसपास रहा है, नेगेटिव जीरो या फिर जीरो से थोड़ा बहुत ऊपर। लेकिन हाँ, रीसेंट टाइम्स का इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो बढ़कर 2.8% के आसपास हो गया है, जो कि जापान के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे लग रहा है कि जो उनका इकोनॉमी है वो ओवर हीटेड हो रहा है, तो उसके कारण वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। ऑल्दो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ही बढ़ा है, अभी बढ़कर 0.25% हुआ है, लेकिन हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। इसके कारण क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जापान में जो उनका करेंसी है वो अप्रिसिएट कर रहा है। मतलब पिछले कुछ समय से अगर कंपेयर करें यूएस डॉलर के मुकाबले तो 10% के आसपास अप्रिसिएशन हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है शॉर्ट टर्म में वो भी। तो यहाँ पे जापान से जो कैरी ट्रेड हुआ करता था ना, जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, वहाँ से पैसा उठाओ, दूसरे इकोनॉमीज़ में पैसा इन्वेस्ट करो, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट बनता था। लेकिन अब जबकि करेंसी इतना ज़्यादा अप्रिसिएट कर गया है तो बाहर अगर प्रॉफिट बन भी रहा है तो उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, कंट्री में वापस लाएंगे तो रिटर्न्स या तो बहुत कम हो जाएंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न्स हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कैरी ट्रेड हुआ करता था काफ़ी जगह उसका रिवर्सल हो रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं वापस, जो भी उन्होंने लोन लिया था जापान में वापस चुका रहे हैं। तो इस कारण भी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के ज़्यादातर इकोनॉमीज़ में उनका पैसा लगा हुआ है, यूएस में भी लगा हुआ है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी लगा हुआ है, ऑफ कोर्स इंडिया में भी लगा हुआ है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत भी पैसा निकलता है तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगे और आ भी रहे हैं। नंबर 3 इशू क्या है, मिडिल ईस्ट का इशू। हमने ऑलरेडी इस पर डिटेल में डिस्कस किया था कल। ईरान इजराइल प्रॉब्लम चल रहा है, अभी ड्यू है, या तो ईरान पहले अटैक करेगा या इजराइल अटैक करेगा, कोई ना कोई तो अटैक करेगा, और अगर एक ने अटैक किया तो दूसरा रिटेलिएट करेगा। तो देखना होगा, अगर अटैक ना छोटे स्केल का होता है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, लेकिन हाँ अगर ये बड़े स्केल का अटैक होता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये 3 मेन रीजंस है जिसके कारण वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। तो देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, तो जब भी स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिर जाता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिसेंट टाइम्स में यस स्टॉक मार्केट तो गिरा है और प्रॉब्लम्स अभी जो भी मैंने डिस्कस किया वो भी चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गया है, यूएस का तो ये प्रॉब्लम आया भी नहीं, बोला जाए आएगा, तो रिसेशन अभी आया तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़े और सिम्टम्स दिखते हैं कि रिसेशन आ सकता है तो उसके कारण स्टॉक मार्केट और भी गिरेगा। उसी तरह से जो कैरी ट्रेड है जापान का, अगर वहाँ पे और भी पैसा वर्ल्ड वाइड निकलता है, जापान में वापस लौटने लगता है तो उसके कारण और भी मार्केट गिर सकते हैं। उसी तरह से मिडिल ईस्ट में अगर कोई बड़े स्केल का वॉर होता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो यस, अब फिलहाल देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो गिरना था वो गिर चुका। अगर इसमें से कोई इशू फिर से मतलब बढ़ता है, यहाँ पे एस्केलेशन होता है, तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकते हैं। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है कि हमारा जो मार्केट्स है ओवर वैल्यूड है, अभी भी थोड़ा बहुत जो गिरा उसके बाद भी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर मार्केट को देखिए, जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो उसे बहाना चाहिए होता है गिरने का, तो बाहर कोई भी इशू हुआ तो धड़ाम से मार्केट फिर से गिर सकता है। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कितना गिर सकता है, तो देखिए एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं हो, जब गिरेगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का ओवर वैल्यूएशन है
वहाँ पे अगर नेगेटिव न्यूज़, कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो लार्ज कैप इवन 5 to 10% और गिर सकता है। उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो वहाँ भी 10 to 15% का गिरावट आ सकता है। ऑफकोर्स कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गिर ही जाएगा, कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तब। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मार्केट कुछ और दिनों तक बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वोलाटाइल रहेगा। तो लमसम आप लोग पूछते हैं ना राइट टाइम, तो देखिए जब जब मार्केट थोड़ा बहुत गिरे तो ऑफकोर्स वहाँ पे हमें लमसम करते रहना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, ऑफकोर्स वीडियो में आगे हम जानेंगे। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली 3 तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP, STP और लमसम। SIP कब करते हैं? तो देखिए ज़्यादातर सैलरीड ना ग्रुप के लोग होते हैं तो सैलरीड में आपको एवरी मंथ कुछ पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, तो सैलरी का जो भी एक हिस्सा है उसका एक हिस्सा आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हैं। तो SIP के थ्रू आप कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ पैसा में मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका सैलरी है तो उसमें से मैं भी 10,000 15,000 एवरी मंथ आप SIP करते रहें। अच्छा है, मतलब एक साथ बड़ा पैसा नहीं है ना, छोटा छोटा पैसा एवरी मंथ आ रहा है उसमें से SIP। तो SIP किसी भी मार्केट कंडीशन में कर सकते हैं। SIP का कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ है ताकि आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं हो। तो SIP मार्केट ऊपर है, नीचे है, कहीं नहीं जा रहा है, फ्लैट है, कहीं भी हो मार्केट, SIP किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जहां कि आपको SIP बंद करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए, बेसिस योर रिक्वायरमेंट, SIP आप हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 2 है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो देखिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा रखे हुए हैं, आपके पास अच्छा खासा लमसम पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आप एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि एक साथ मैंने किया, मार्केट गिर गया तो उसके बाद ऑफकोर्स बहुत लोगों को डर लगता है, काफ़ी लोग तो बेचकर निकल भी जाते हैं। तो आप इस तरह के हेडेक से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि देखिए अगर मार्केट गिरा हुआ है वहाँ पे, जैसे फ़िलहाल मार्केट थोड़ा गिर रहा है, लग रहा है कि थोड़ा और वोलाटाइल रहेगा, तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में 6 मंथ्स का STP आप कर सकते हैं। लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से एवरी मंथ 6 मंथ्स के लिए इक्विटी फंड में पैसा ट्रांसफ़र होगा। और ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे कि इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना है, या फिर मार्केट बहुत ऊपर है, बिल्कुल टॉप पे है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, हो सकता है बुरी तरह से गिर सकता है, आने वाले कुछ समय तक डाउन रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप 12 मंथ का STP करेंगे, 1 ईयर का STP, ठीक है। 12 मंथ पैसा डाल दे, 12 मंथ तक एवरी मंथ इक्विटी फंड में आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, 12 मंथ में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। STP अगर मुझसे पूछा जाए तो 6 मंथ्स का STP, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो 6 मंथ्स का STP बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। हम नाउ जान लेते हैं आज के टॉपिक पे लमसम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट टाइमिंग पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लाइक अभी मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लमसम इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब मार्केट थोड़ा गिरा रहे। तो अभी अगर मार्केट कंडीशंस को देखें तो ऑफकोर्स मार्केट गिरा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरा है कि अगर कोई बहुत बड़ा पैसा हमारे साथ है तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर यहाँ से 10-15% तक गिर जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल अगर बड़ा पैसा भी है तो एक साथ इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो एक साथ इन्वेस्ट करने का मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होगा, जो भी रीज़न्स मैंने डिस्कस किया, हो सकता है अगर वहाँ वो रीज़न्स प्ले आउट करेंगे तो और भी गिर सकता है। तो लमसम करने के एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप स्टैगर्ड वे में लमसम करें। स्टैगर्ड वे में लमसम का मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा है उसे आप 3-4 ट्रांचेज में डिवाइड कर दें। लाइक कल मार्केट बहुत गिरा था तो आइडियली हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपये है, तो कल हमें 25-30,000 रुपीज़ कल इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। उसी तरह से बाकी पैसा हमने रखा है लाइक 70,000-75,000 आउट ऑफ 1 लाख। और जब मान लीजिए फिर से मार्केट 2-3% गिरता है, फिर से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर से 2-3, इस तरह से पैसा हम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर देंगे। एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करने का शायद सही समय नहीं है क्योंकि यहाँ से और भी मार्केट गिर सकता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप उस मोमेंट का वेट नहीं करें कि मार्केट पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा।
आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट पूरा गिर गया है? मार्केट ज़ीरो तो होगा नहीं। तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका होगा उस समय भी शायद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा लगता रहेगा कि नहीं, यहाँ से और भी गिर सकता है। इसीलिए उस मोमेंट का वेट कभी नहीं करें, वो सही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं है। यहाँ से मार्केट जब भी थोड़ा थोड़ा गिरे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट यू नेवर नो, ऑल ऑफ अ सडन ऊपर चलता जाएगा। हाँ, तो फिर आप पूरा का पूरा मिस कर देंगे जो भी गिरावट आया है उसको। इसीलिए मार्केट में देखिए, एक तो है कि अगर वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपका है तो हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाँ, अननेसेसरी पैसा नहीं निकालना चाहिए। हाँ, गोल के अगर आसपास आने वाले हैं, मान लीजिए गोल 1-2 साल के बाद है, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, वहाँ पर निकालें, वो मतलब बनता है। लेकिन मान लीजिए आप ना 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपने 1-2 साल ही अभी इन्वेस्टमेंट किया है, तब तो मतलब नहीं बनता है। अभी मतलब ये जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ, ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो चुके होंगे शायद, और कोई दूसरा इशू आ चुका होगा। तो इस तरह से मार्केट को देखें। तो इसीलिए पूरा गिर जाएगा उसके इंतज़ार में नहीं रहें। जब जब मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे, अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। सपोज बड़ा पैसा है, मार्केट मान लीजिए कुछ दिनों में फिर से 2-3% और गिर जाता है, तो और वहाँ पे हो सकता है आपका जो भी पैसा उसका अप टू 50% आप इन्वेस्ट कर दें, 50% अपने पास रखें, उसके बाद और फिर गिरता है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर गिरता रहता है अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट करते रहें, लेकिन मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस तो नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट भी आपका थोड़ा बहुत हो चुका होगा। मान लीजिए आपने 25 या 50% भी इन्वेस्ट तो कर दिया, 50% ही बचा, लेकिन आप वेट ही करते रह गए, मार्केट पूरा ऊपर चला गया, तो फिर आपके पास कोई ना ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर उसी ऊपर वाले मार्केट में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को हमेशा क्वेरी आता है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, डाउन है, मैं क्या करूँ? आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तब तो ऐसा क्वेश्चन पूछना ही चाहिए नहीं चाहिए ना। आपने 5 या 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो मैंने हमेशा बताया, कोई मैटर नहीं करता, ये छोटे छोटे इश्यूज़ या बड़े इश्यूज़ भी लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते हैं, सभी कुछ खत्म हो जाएगा तब तक, और तब तक अच्छे खासे रिटर्न्स आ जाते हैं। अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आप लमसम कर सकते हैं, वहाँ पे SIP STP करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तब, अगेन अगर आप चाहें तो SIP भी वहाँ कर सकते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो डेट म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आप लमसम कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी की तरह वो वोलाटाइल नहीं है, वो पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जाए तो वहाँ पे SIP STP और लमसम तीनों का ध्यान रखें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, बेसिस मार्केट कंडीशन आप ये डिसीजन ले सकते हैं। और देखिए, अगर कोई डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में, तो वहाँ पे तो देखिए बहुत डिफरेंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। वहाँ पे देखिए आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई हो, लेकिन आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है, जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल किसी कारण से गिरा हुआ है, तो मार्केट बहुत ऊपर है, डजेंट मैटर ना। अगर आपका स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो आप इमीडिएटली उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वहाँ पे आप एक एक स्टॉक देखेंगे। उसी तरह से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन जिस स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गिरा है, उसका वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उस स्टॉक में, आप वेट करेंगे। तो अलग अलग जो इक्विटी के प्रोडक्ट्स हैं या डेट के प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लमसम से रिलेटेड एक और बहुत पॉपुलर क्वेरी है जो कि बहुत ज़्यादा आता है कि लमसम किन फंड्स में करें। तो देखिए, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसमें ऑलरेडी आपने सोच समझकर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखकर, तो जो भी फंड्स हैं उसी में आप और भी एडिशन करेंगे। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 4-5 स्कीम्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, तो ऑफ कोर्स मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी अच्छे स्कीम्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अगर सही से एलोकेशन लिया हुआ है आपने, अच्छे स्कीम्स हैं, तो उसी में टॉप अप करें, ठीक है। अलग से लमसम करने के लिए कोई फंड नहीं आता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसी में अपना बढ़ाते रहें पोर्टफोलियो के। फिलहाल जो मार्केट कंडीशन है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर, मैंने हमेशा बताया आपके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स अच्छे होंगे, लार्ज कैप के फंड्स अच्छे होंगे और फ्लेक्सी कैप के फंड्स अच्छे होंगे। जबकि वैसे इन्वेस्टर जो कि एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इस तरह के इन्वेस्टर ये ध्यान में रखें कि लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़रूर रखें। मैंने बार बार रिपीट किया है, लार्ज कैप ज़ीरो नहीं रखें,
मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल आप एक्सपोजर लें, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज कैप का भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखें। 100% मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं रखें। मैं भी नहीं रखता हूँ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। वैसे इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में नए नए आए हैं, अभी रिसेंटली आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप कई सालों से म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें। मैंने हमेशा मेंटेन किया है, अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा बताया कुछ भी करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको सब कुछ पता है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन नए इन्वेस्टर हैं, कुछ पता ही नहीं है, सेक्टर और थीमेटिक फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो वहाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपके लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स अच्छे होते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में जाएं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। आप लोगों का लमसम से रिलेटेड एक और क्वेरी बहुत ज़्यादा आता है कि आप फंड का नाम बताओ, किस फंड में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, उस कैटेगरी के जो बेस्ट फंड्स हैं, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा चेक करें। सिर्फ लास्ट 1 ईयर के वेरी हाई रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, यहाँ पे आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इन फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, या इसके अलावा भी डेट फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, इवन सेक्टर और थीमेटिक फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, इन सभी पे डिटेल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सर्च पे जाइए, टाइप कीजिए स्मॉल कैप फंड्स, जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसे वॉच कर लें, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा आपके क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।